कह रहा है कि हमारे पास एक अंदर सफियर है और उसके बाहर एक शेल है। शेल होता है जो अंदर एम्प्टी हो, ठीक है ना। मतलब बाहर भी हमारे पास सफियर ही है लेकिन वो अंदर से एम्प्टी था, और अंदर हमने उसके अंदर एक सफियर रख दिया, ठीक है ना, जो सॉलिड है पूरा अंदर। ये खाली नहीं है, ये भरा हुआ है, और ये एम्प्टी था, तो एम्प्टी के अंदर हमने एक और, मतलब एक सफियर के अंदर दूसरा सफियर रख दिया, ठीक है। जो बाहर वाला सफियर है उस पर हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया। बाहर वाले स्फीयर पे, बाहर वाले का जो रेडियस था वो हमने कैपिटल आर रख लिया। जो अंदर वाला स्फीयर है उस पर हमने चार्ज प्लस क्यू दे दिया, और उसका जो रेडियस है मान लीजिए वो स्मॉल आर है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम अभी तो इन दोनों के बीच में एम्प्टी है, ये एयर है ना यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने आपको पहले कहा ये बाहर वाला शेल है, तो अंदर से एम्प्टी। शेल का मतलब ही वो होता है जो जिसका सिर्फ सरफेस हो, अंदर से एम्प्टी हो, उसको शेल बोलते हैं। तो ये यहाँ से एम्प्टी था, ठीक है ना। अब इसके पास प्लस क्यू चार्ज है। अब अगर मैं यहां से एक वायर लगा दूं ऐसे, तो क्वेश्चन ये है क्या अंदर वाला चार्ज बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। बाहर प्लस क्यू है, अंदर प्लस क्यू है, अंदर भी पॉजिटिव है, बाहर भी पॉजिटिव है। तो जो हमारा लॉजिक कह रहा है, जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो ये है कि ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऑब्वियसली ये रिपेल करेगा, तो इस चार्ज को जो इसके ऊपर है उसको बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन होता उससे उल्टा है। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जितना भी चार्ज इस स्फीयर के ऊपर होगा, जब तक तो आपने ये वायर नहीं लगाई तब तो वो अंदर ही रहेगा। जैसे ही आपने ये कनेक्टिंग वायर कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव चार्ज फटाफट से बाहर चला जाएगा। ये डिपेंड ही नहीं करता कि बाहर चार्ज प्लस क्यू है कि माइनस क्यू है। माइनस क्यू होता तब तो समझ में आ रहा था, ठीक है ये उधर चला गया, लेकिन प्लस क्यू होगा तब भी ये चार्ज बाहर चला जाएगा, बाहर जाएगा, अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्यों का एक रीजन ये है कि अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि पोटेंशियल जो होते हैं, जो रिपल्शन होती है वो कम से कम करनी होती है। जितना साइज ज्यादा होगा तो चार्ज बाहर जाने की कोशिश करता है, अंदर आने की कोशिश नहीं करता। जब अंदर आएगा तो रिपल्शन ज्यादा बढ़ेगी, है ना। तो चार्ज तो डेफिनेटली बाहर ही जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है होने के बावजूद, ये वाला चार्ज पॉजिटिव होने के बावजूद भी ये चार्ज बाहर को जा रहा है। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। शो अ स्मॉल स्फीयर, ये स्मॉल स्फीयर है हमारे पास, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, चार्ज स्मॉल क्यू, इज इनक्लोज्ड बाय अ सफेरिकल शेल। सफेरिकल शेल के अंदर इनक्लोज किया हुआ है ये। जो सफेरिकल शेल है उसका रेडियस है कैपिटल आर और चार्ज कैपिटल क्यू है। शो दैट इफ क्यू इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हो, देन चार्ज क्यू, मतलब ये वाला क्यू, विल नेसेसरली फ्लो फ्रॉम सफियर टू शेल। तो ये सफियर से शेल जाएगा ही जाएगा व्हेन टू आर कनेक्टेड बाय द वायर, नो मैटर द साइन ऑफ चार्ज क्यू ऑन शेल। ये डिपेंड नहीं करता कि इस पे चार्ज जो था वो प्लस था या माइनस था, ये चार्ज बाहर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये हम कैसे प्रूव करेंगे वो हम अभी देखते हैं, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखो एक सिंपल सी बात है, चार्ज कौन सी तरफ को फ्लो करेगा, हम क्या करेंगे, हम ना बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मतलब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप मुझे आंसर दो, क्योंकि जो हम इसके बाद लिखने वाले हैं ना वो आपको पता होना चाहिए, मतलब आपने वो फॉर्मूले कर चुके हो आप। तो मैं पहले आपको बता दूं हम क्या करने वाले हैं। हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे स्फीयर का कितना है, और हम इसका भी पोटेंशियल निकालेंगे कितना है, फिर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। आपको पता है चार्ज कहाँ से कहाँ पे फ्लो करता है, चार्ज किधर से किधर फ्लो करता है। चार्ज ऑलवेज फ्लोज, आप कभी ऐसे नहीं बोलोगे चार्जेस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर चार्ज टू लोअर चार्ज, नहीं, चार्जेस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हमें इसका पोटेंशियल निकालना है, हमें इसका पोटेंशियल निकालना है, हमें दोनों का डिफरेंस देखना होगा। अगर तो इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ गया, मतलब मान लो इसका वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू आ जाए मान लो 4, तो 10 माइनस 4 आंसर पॉजिटिव आ गया। अगर पॉजिटिव आ गया मतलब ये ज़्यादा बड़ा है। और अगर 10 माइनस, अगर मान लो कि ये 4 था ये 10 था, लेकिन 10 माइनस 4 माइनस 6 आ गया, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये बड़ा था ये छोटा था। मतलब हमें इन दोनों का पोटेंशियल निकालना है पहले, फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस लेके देखना है कि कितना आंसर आ रहा है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है,
ठीक है, वो हम जब करेंगे मैं वहां तक पहुंच के आपको बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि पोटेंशियल इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना होगा, ये निकालते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे, हम थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम यही चीज़ मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। तो हम ये लिखने वाले हैं कि व्हाट इज द, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम निकालेंगे, सो वी विल फाइंड द टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कितना होगा ऑन द आउटर शेल, आउटर शेल पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा। हम उसको डिनोट कर देते हैं V ऑफ कैपिटल R, मतलब इस पॉइंट पे, इस सर्कमफ्रेंस के किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो पहले मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ, मान लो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो हम कहेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ना न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये तो मैं चलो एक डेरिवेशन करवा रहा हूँ, इसी के न्यूमेरिकल भी आते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना और याद रखना। यहाँ पे पोटेंशियल होगा, उतना होगा दैट वुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल मेड बाय दिस आउटर सरफेस ऑन दिस पॉइंट। मैं फिर बोल रहा हूँ, पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, इस पॉइंट पे कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल मेड बाय आउटर शेल ऑन दिस पॉइंट प्लस पोटेंशियल मेड बाय इनर स्फीयर अगेन ऑन दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, याद है ना, हम करते होते थे किसी पॉइंट पोटेंशियल निकालना है तो हम कहते थे ओके सारे चार्जेस वहां पे पोटेंशियल कितना बना रहे हैं वो निकाल के प्लस कर दो। अब देखो बाहर भी तो चार्ज है प्लस क्यू, अंदर भी चार्ज है क्यू, मतलब ये दोनों के पास चार्जेस है, तो बेटा दोनों ही पोटेंशियल बनाएंगे ना इस पॉइंट पे। तो हमें निकालना है इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, उस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा पोटेंशियल मेड बाय प्लस क्यू शेल, जो शेल है वो कितना बनाएगा उस पॉइंट पे, प्लस पोटेंशियल मेड बाय प्लस क्यू स्फीयर on that point, on that point। ठीक है, तो ये चीज करनी है आपको। तो दैट मीन्स कि मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे मान लो इसका, चलो हम नाम नहीं मैं दे रहा हूँ, कोई लेबल नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ये आप पे कंफ्यूज हो गया। मुझे उस पॉइंट पे आप फोकस करना। तो मुझे बताओ क्या क्या फॉर्मूला आएगा। तो आपको पहली बात स्फीयर है, तो आपको स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आप आगे आगे करते रहोगे। तो इस पॉइंट पे ये बाहर वाला जो स्फीयर है ये कितना पोटेंशियल बनाएगा, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको साइड पे रख दो, पहले ये सोचो कि स्फीयर पोटेंशियल बनाता कितना है। आप ना क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, बस ये प्रॉब्लम, मैंने आपको कहा था क्वेश्चंस करो, ये ज़रूरी है। चलो अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। हाँ जी बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, वही फॉर्मूला जो पॉइंट चार्ज बनाता था। बस अगर आपको याद हो, मैंने कहा था अगर क्यू, अगर आपको कहाँ कहीं ना दिया हो तो वो आपको सिग्मा ए कर लेना है इस केस में, क्योंकि चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे। बट हमारे केस में हम कोई सिग्मा की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, आगे जाके करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको याद भूल गया मैं दोबारा बताता हूँ। मैं आपको अभी हिंट देने लगा हूँ, ध्यान से सुनना। हमने ये किया था कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, अगर उसका डिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है, और अगर हमें 3 जगह पे पोटेंशियल पता करना हो, आउटसाइड, सरफेस एंड इनसाइड, तो उसका आंसर क्या क्या आता था। अगर मुझे आउटसाइड पे पता करना है, आउटसाइड पे पोटेंशियल कितना होगा, वी लिख देता हूँ, वी आउटसाइड कितना होगा, वी सरफेस पे कितना होगा, और वी इनसाइड कितना होगा। तो उसका आंसर था, अगर आउट पे पता करना है तो आंसर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर आउटसाइड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे पता करना है।
तो बना कौन रहा है? ऑब्वियसली इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो बना रहे हैं ये सारे, ठीक है। कितना बना रहे हैं? क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस? स्मॉल आर, ठीक है। जब मुझे सरफेस पे पता करना हो, सरफेस पे पता करना हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं, ये वाले कंसेप्चुअल में आते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, तो आपको आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देना है ये। और जब आपको इनसाइड भी पता करना है, तो किसी को याद है? इनसाइड भी मैंने कहा था उतना ही होता है जितना सरफेस भी होता है, तो इसका मतलब इनसाइड भी यही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब इन 3 पॉइंट्स के लॉजिक से मुझे बताओ पहली लाइन का आंसर क्या होगा? यू नीड टू फाइंड द पोटेंशियल मेड बाय द शेल ऑन दैट पॉइंट। कौन सा क्यू और कौन सा आर? कैपिटल क्यू और क्यू, क्योंकि अगर आप शेल की बात कर रहे हो, शेल के लिए ये वाला पॉइंट ऑन द सरफेस है, तो शेल, तो देखो आप किसके कारण पता करना चाह रहे हो? प्लस क्यू के कारण। कहाँ पे पता करना चाह रहे हो? उसकी सरफेस के ऊपर, तो फॉर्मूला ये सेकंड वाला लग जाएगा। तो हम कह देंगे पहले वाली का आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिस कारण पता करना चाह रहे हो वो वाला चार्ज लिख दो, और जिस पॉइंट पे पता करना चाह रहे हो वो वाला डिस्टेंस लिख दो। ये कंफ्यूजन होने वाला है आगे, ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट बोलो, प्लस, ये क्या होगा? गुड, स्मॉल, हाँ बोलो, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल आर, वेरी नाइस। क्योंकि आप कह रहे हो कि अंदर वाले ने, इस वाले ने, चार्ज ने इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाया, तो इस पॉइंट, ये अगर आप इसको देखो तो इसके लिए ये पॉइंट आउट द सरफेस है ना, तो उसके लिए आपको पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो यहां से पूरा डिस्टेंस देखना पड़ेगा यहां से ये तक, और वो आपको ऑलरेडी गिवन है कैपिटल आर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर वाला हमेशा याद रखना कि जिसका चार्ज के कारण पता करना चाह रहे हो वो तो हमेशा वही आएगा, बस डिस्टेंस देखना होगा आपको, तो वो आ गया कैपिटल आर। ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये जो मैंने अभी लिखा है। ये बच्चे समझ नहीं पाते कि यार क्यू छोटा लिख दिया, आर बड़ा लिख दिया, ये प्रॉब्लम क्या है ये, ठीक है। तो ये लिख लो, अभी और दोबारा से फिर करेंगे यही। अब मुझे ये लिखने के बाद आप ये लाइन लिखोगे, ऑन द इनर शेल। अब इनर शेल की बात होगी, मतलब कि V ऑफ स्मॉल आर। मान लो आपको इस पॉइंट पे पता करना है, ठीक है। तो पहले तो लाइन लिख दें, बताओ मैं क्या लाइन लिखूं? V ऑफ स्मॉल आर क्या लिखूंगा? दोनों के बारे में लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल मेड बाय द शेल एट दैट पॉइंट प्लस पोटेंशियल मेड बाय द स्फीयर अगेन एट दैट पॉइंट। तो दैट पॉइंट का कोई नाम दे दे, है ना, अदरवाइज ये हर बारी इसको बोल दो, क्यू हमने लिखा हुआ है तो B और A बोल दो। तो ये था मेड बाय प्लस क्यू शेल एट पॉइंट B, और यहाँ पे भी ऑन दैट पॉइंट की जगह लिख रहा हूँ एट पॉइंट B, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब लिखने वाला हूँ V ऑफ स्मॉल आर, दैट इज पोटेंशियल मेड बाय प्लस क्यू शेल एट पॉइंट A प्लस पोटेंशियल मेड बाय प्लस क्यू स्फीयर एट पॉइंट A। चलो ये लिख लो और उसके बाद मुझे आंसर बताना। बताओ जी क्या क्या आंसर आएगा? हाँ जी, सबसे पहले पोटेंशियल मेड बाय प्लस क्यू शेल ने A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाया? स्मॉल क्यू तो आएगा ही नहीं, किसने बनाया? जिसने बनाया उसका नाम ही वही चार्ज की वैल्यू बोला जाएगा, प्लस क्यू अपॉन, नो, यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, यस। कौन सा केस है जो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला शेल इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाएगा? कौन सा केस है इन तीनों में से? इनसाइड वाला होगा, तो इनसाइड वाला है ये, क्योंकि बेटा
इसको आप ऐसे देखो ना, ये शेल है ना, और ये पॉइंट है, आप इसको मत देखो, ये भूल जाओ, बस ये देखो कि ये शेल गिवन है आपको और इस पॉइंट पे पता करना है। तो जैसे ये था, ये शेल है और इस पॉइंट पे अंदर पता करना था, ठीक है। तो आप क्या करते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन और जितना चार्ज है वो डिवाइड बाय ये डिस्टेंस, नहीं तो आप कहते थे अंदर उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पे होगा, जितना उसके सरफेस पे होगा। किसके सरफेस पे होगा, जिस चार्ज की आप बात कर रहे हो, राइट, जिस चार्ज की। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन प्लस क्यू अपॉन ये वाला रेडियस आर, ये देखो यही आपने लिखा था। तो इसलिए जब आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो तो आप कौन से चार्ज, ये इस चार्ज की बात कर रहे हो ना, तो फिर इस चार्ज का रेडियस देखो, मतलब ये वाला चार्ज जितना ये पोटेंशियल सरफेस पे बनाएगा उतना ही ये अपने अंदर बनाएगा, राइट। तो यहां पे क्या आना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिस चार्ज की बात कर रहे हैं वो लिख दो, डिवाइड बाय, अब उसके इनसाइड था तो इनसाइड पे उतना ही पोटेंशियल बनेगा जितना उसके सरफेस पे बन रहा था, तो वो बन रहा था कैपिटल आर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ, हाँ स्मॉल क्यू अपॉन कैसे, कैपिटल आर कैसे, हाँ तो किसके सरफेस पे है, तो हम निकाल किसके लिए रहे हैं, तो फिर कैपिटल आर तो पिक्चर में ही नहीं है। अरे वो तो फिर मैंने रेडियस कैपिटल आर लिया था, आप ये को ऐसे थोड़ी ना यार आप याद कर रहे हो, आप ये देखो ना कि रेडियस, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि सरफेस के ऊपर करना है तो सरफेस वाला रेडियस लेना है, ठीक है ना। किसके कारण करके, अब अंदर वाले चार्ज, अंदर वाला चार्ज कितना था, स्मॉल क्यू, तो अंदर वाला रेडियस कितना था, स्मॉल आर, है ना। तो आप सिर्फ यहाँ से देखो, आई होप समझ में आ रही है बात में क्या कर रहा हूँ, है ना। तो हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल पता करना है इस स्फीयर के कारण, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, उसके सरफेस पे फाइंड आउट करना है हमें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन यहाँ का जो आर था, स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखा है ना कन्फ्यूजन, ये होता है ये वाली चीज़, इसीलिए ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, सिर्फ लॉजिक है, कंसेप्ट वही है जो हम यहाँ पे कर चुके हैं, बस वो आपको उन्होंने दो शेल के साथ कंफ्यूज कर दिया, राइट, ठीक है। ये आ गया वी आर, तो हमारे पास कैपिटल आर आ गया, कैपिटल स्मॉल आर आ गया। अब क्या करने वाले हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने वाले हैं। वो क्या होता है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से भी कर सकते थे लेकिन चलिए हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वी आर माइनस वी आर। तो वी आर की वैल्यू लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर, माइनस, अब दोनों माइनस हो जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या हो गया, तो ये गया पूरे का पूरा, है ना, बाकी दोनों रह जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू भी रह जाएगा और अंदर आ जाएगा 1 अपॉन कैपिटल आर माइनस 1 अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। चलो नोट्स में आपके उल्टा किया हुआ है, हमने ऐसे कर दिया, ओके। अब ओके, अब दो चीज़ें, एक तो इसमें आप इस इक्वेशन में देखो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, याद है हमने क्या कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज़्यादा है किसका कम है ना। ये जो वैल्यू है क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे डिसाइड करोगे, कैसे, ध्यान से सोचो। तो कैपिटल देखो ये तो सारा पॉजिटिव था, क्यू पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, अब रहेगी इसकी बात, है ना। तो ये जो कैपिटल आर है ये ग्रेटर है,
कैपिटल आर इज ग्रेटर, स्मॉल आर इज स्मॉलर, तो ये ग्रेटर है, ग्रेटर का रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये स्मॉलर बन जाएगा, और स्मॉलर का रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो ग्रेटर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये ग्रेटर था इसका, जैसे मान लो ये होता आर होता 10 है ना, और स्मॉल आर होता 5, तो अगर आप 1/10 कर लोगे, 1/r कर लोगे, और यहाँ पे आप 1/स्मॉल आर मतलब 1/5 कर दोगे, तो यहाँ पे तो आर ग्रेटर था आर से, लेकिन 1/r ग्रेटर है कि 1/स्मॉल आर ग्रेटर है? 1/r ग्रेटर, ये वाली वैल्यू होती है 0.1 और ये होती है 0.2, है ना। इसका मतलब 1/r ग्रेटर हो गया, 1/r ग्रेटर हो गया 1/R से, राइट। तो इसका मतलब अगर कोई वैल्यू बड़ी हो, अगर उसका रेसिप्रोकल को आपको कंपेयर करना हो तो वो उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू छोटी हो गई और ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। दैट मीन्स लाइक 10 में से 20 10 में से 20 निकाल दो ऐसे, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा हमेशा। तो ये अगर नेगेटिव आएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी आर माइनस वी आर इज लेस देन 0, सिर्फ इसके कारण करके, बाकी तो सारा कुछ ओके था, बस ये वैल्यू मुझे बता रही है कि आंसर नेगेटिव आने वाला है। अगर ये लेस देन 0 है तो आप देख लो क्या होने वाला है, वी आर इज लेस देन वी ऑफ स्मॉल आर, राइट। तो इससे क्या पता लग रहा है आपको, कौन बड़ा है, किसका पोटेंशियल ज्यादा है? छोटे वाले का। तो छोटे वाले का, स्मॉल आर का पोटेंशियल ज्यादा है इससे, तो ये पोटेंशियल ज्यादा है, ये पोटेंशियल कम है, चार्ज हमेशा किधर को फ्लो करेगा, ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखो, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, एज चार्जेस ऑलवेज फ्लोज, as charges always flows, as charges always flows from high to low potential, therefore in this case charge will flow from sphere to shell, charge will flow from sphere to shell, राइट बेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके छोटे छोटे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल भी बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा बुक में से, लेकिन ये याद रखना है। तो हमारा ये सारा क्राइटेरिया सिर्फ एक चीज़ पे था कि हमें अंदर और बाहर का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और ये प्रूव करना है कि अंदर वाला पोटेंशियल ज़्यादा होता है, बाहर वाला कम होता है। तो वो आप चाहे ऐसे कर दो, या नोट्स में आपको उल्टा किया हुआ है, वी आर स्मॉल में से माइनस कैपिटल आर कर दो, तब आपको ये आंसर पॉजिटिव मिल जाएगा, तब भी सेम बात ही है, वही आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ आपने नोट की कि ये जो फॉर्मूले का आंसर आया पोटेंशियल डिफरेंस का, उसमें आपको कैपिटल क्यू तो दिख ही नहीं रहा फॉर्मूले में, कैपिटल क्यू तो दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब अगर मैं कैपिटल क्यू को पॉजिटिव कर दूं या नेगेटिव कर दूं तो आंसर में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था, नो मैटर द साइन ऑफ चार्ज प्लस क्यू ऑन शेल, चार्ज क्यू क्या है हमें लेना देना ही नहीं है, अंदर वाला चार्ज हमेशा बाहर ही जाएगा। प्रूव हो गया ये भी, ठीक है, क्योंकि इस आंसर में क्यू कैपिटल क्यू नजर ही नहीं आ रहा है, तो हम इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 it is observed that potential difference does not depend upon charge plus q capital Q on shell, hence same चीज, hence the flow of charge from inside to outside does not depend upon
द साइन ऑफ चार्ज ऑन आउटर शेल। आउटर शेल में क्या है, चार्ज कौन सा है, हमें उस पर डिपेंड ही नहीं करता, हमेशा चार्ज इनसाइड से आउटसाइड ही फ्लो करेगा। ठीक है, करें अब क्वेश्चन थोड़े से। ये तो हमारा सिलेबस ये वाला हो गया कैपेसिटर का। एक दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एसएल अरोड़ा में। मैं आपको अभी से पहले उनका क्वेश्चन नंबर बता दूं, पता नहीं कितने कर होंगे। वो है प्रॉब्लम नंबर, ये है शॉर्ट आंसर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V बाय डीसी सोर्स, डायरेक्ट करंट सोर्स। डीसी सोर्स छोड़ दो, आपको नहीं पता है। द कैपेसिटर इज इन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स। कैपेसिटर को हमने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, बैटरी इज डिसकनेक्टेड। मैंने उस दिन बताया था, शायद आप याद कर लेना। अब उसके बाद क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, कैपेसिटेंस का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, कैपेसिटेंस का क्या होगा, और एनर्जी स्टोर्ड का भी क्या होगा। हाँ जी, सबसे पहले नहीं, चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। सबसे पहले आपको, ओके, जब बैटरी बेटा डिस्कनेक्ट हुई है ना, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, सबसे पहले आपको पता क्या याद आना चाहिए, याद करो, मैंने कहा था जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब आपके पास कैपेसिटर है, आपके पास कैपेसिटर है, आपने कैपेसिटर पकड़ा हुआ है, आपने अपने पास रख लिया, जी मेरे पास कैपेसिटर है, उसमें कौन सी चीज़ चेंज नहीं होती, चार्ज चेंज नहीं होता। आपने, बेटा आप जब दुकान से कैपेसिटर लेके आते हो, मान लो उसने चार्ज कर दिया, तो वो आप कैपेसिटर आके वहीं पे फिट कर दोगे, उतना ही चार्ज वो चलना स्टार्ट हो जाएगा उसी चार्ज के साथ। तो चार्ज उसका फिक्स होता है। तो जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया है, तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए चार्ज रिमेन सेम, चार्ज रिमेन सेम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है पहले। अब इसके हिसाब से हम बाकी आंसर देने शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे तो चार्ज लिखा हुआ है हमने Q, तो चार्ज की तो बात ही नहीं हुई। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए कि QA, तो यहाँ पे आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आंसर बनने शुरू हो जाएंगे। रितेश ध्यान से, गाना बाद में कर लेना। तो Q अपॉन A, तो एरिया भी नहीं चेंज हो रहा, एप्सिलॉन नॉट भी चेंज नहीं हो रहा है। एप्सिलॉन चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, कैसे पता लगा आपको, अगर क्या मेंशन किया होता, अगर एप्सिलॉन चेंज होता तो डाइलेक्ट्रिक आ जाता, राइट, डाइलेक्ट्रिक डाल देते तो एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जानी थी। तो ठीक है, ना एप्सिलॉन चेंज हुआ, ना एरिया चेंज हुआ, ना क्यू चेंज हुआ। सो सिंस नो वेरिएबल चेंजेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बेटा ध्यान से पूरा फोकस करना भी यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज, ई फील्ड डज नॉट चेंज। ओके नाइस, चलिए जी आगे। सेकंड हमें पूछा गया है, व्हाट अबाउट क्या था, कैपेसिटेंस। हाँ जी, कैपेसिटेंस के बारे में नवप्रीत, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा, याद हो गया ना उसको सरकास्टिकली। वो अलग बात है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इधर थोड़ी सर हम क्वेश्चन चेंज कर दो। अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चोरी चोरी कोई देख रहा है ऐसा नहीं देखना होता है। क्या होता है, मैंने आपको हिंट दिया था, ये फॉर्मूला कभी मत भूलो, पैरेलल प्लेट के साथ ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एप्सिलॉन नॉट, यस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, व्हाई यू आर फॉरगेटिंग दिस वन, इतना इजी फॉर्मूला ये। ठीक है, तो कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वो है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, राइट, ये होता है। तो अब ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, यस, उसने कहा है कि जो डिस्टेंस है वो प्लेट में से प्लेट का डबल कर दिया। तो अगर आपने डबल कर दिया, सो सिंस डिस्टेंस इज डबल्ड, distance is doubled, therefore new capacitance is equal to epsilon naught A upon 2D, which is equal to, जैसे हम आगे लिखते हैं 1/2 को अलग कर दो और
जो आपने ये लिखा है इसको आप ओल्ड कर दो, सी ओल्ड, ओल्ड नहीं सी ओल्ड, ठीक है। तो आपके पास हाफ ऑफ ओल्ड कैपेसिटेंस रह गया, राइट। तो आप कह दोगे देयर फोर कैपेसिटेंस इज हाफ। हाफ के स्पेलिंग क्या होते हैं श्रेया, दिव्यांश? हाफ के स्पेलिंग क्या होते हैं? ओए, HALF, आगे ED, हाफ, हाफ्ड, VED। ओ हाँ सर, इदा ही होंगे आ। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, कैपेसिटेंस इज हाफ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ क्या करने वाले हो। देखो बेटा फॉर्मूले, बस मैं तो ना कहता हूँ अपना नाम भूल जाओ, फॉर्मूले मत भूलो, कोई बात नहीं आपको याद आ जाएगा, जो मर्जी लिख लेना, फॉर्मूले ना भूलो। जैसे मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलता हूँ ना, आपके दिमाग में फॉर्मूले आने चाहिए। बताओ जी, बताओ बताओ, आप पढ़ के नहीं ना आते इसलिए हर बारी प्रॉब्लम आ रही है। दो फॉर्मूले थे पोटेंशियल एनर्जी के किए, हाँ नहीं वो तो जनरल होता है ना, हमने निकाला था आंसर। और नहीं हो अभिनव, तू आया निकाले यार, हैं क्यू स्क्वायर, और दूसरा मैंने कोई दो बहुत सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था, हाफ CV। ਇਹਦਾ मतलब होता कि तुम ਐਵੇਂ ਉਹ बस मैमरी ਨਾਲ ਹੀ याद रख कर रहे हो, कोई रिविजन रिविजन नहीं की हुई। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की पोटेंशियल, मैं ना आपका मंडे को टेस्ट होगा, मैं ना कुछ और ही करता हूँ, आपके ना टेस्ट रखता हूँ फॉर्मूले के अलग से, सिर्फ फॉर्मूले के टेस्ट होंगे, वो भी आपके रखने हैं एक दिन। आप मंडे टेस्ट दो, अगले वीक आपका ना 15 मिनट का एक और टेस्ट होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ पहले यूनिट के सारे फॉर्मूले, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा स्टेटमेंट और आपको उसका फॉर्मूला लिख के बताना है मुझे, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बेटा ये होता है हाफ CV स्क्वायर, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C। कौन सा लगाएंगे दोनों में से? नहीं, क्यों, जरा मर्जी लगाओ, क्योंकि आपको याद है मैंने क्या कहा था कि दोनों में से एक लगेगा, जिसमें जो वैल्यू कांस्टेंट होगी वो वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? Q वाला, राइट। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सो Q स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो अब बताओ क्या आने वाला है? हाँ मतलब चेंज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सेम रहेगा? हाँ क्यों? हाँ क्योंकि बेटा Q तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन C चेंज हो रहा है, हाँ क्योंकि डबल हो रहा था वो डिस्टेंस है ना, तो C हाफ हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखें Q स्क्वायर अपॉन 2C। कौन सा C? जो न्यू वाला आया, तो न्यू कितना आया था आपका? वो आया था हाफ ऑफ C कोल्ड, तो Q स्क्वायर अपॉन 2, तो जैसे मर्जी कर लो, जैसे आप C न्यू लिखना चाहते हो ना, यहाँ पे लिख दो C ओल्ड बाई हाफ, C ओल्ड बाई 2, राइट। तो 2 ऊपर चला गया। अच्छा अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बताओ। अब रितेश तेरे से क्वेश्चन आने वाला है, C ओल्ड बाई 2 आ गया ना, C न्यू, तो C ओल्ड को ऊपर, 2 को ऊपर ले जाओ, तो ये आ गया 2Q स्क्वायर अपॉन 2C ओल्ड। अब क्या करूंगा, नहीं मुझे आंसर चाहिए था कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। पहले वैल्यू थी Q स्क्वायर अपॉन 2C न्यू, अब ये वैल्यू आ रही है ये वाली, हाँ क्यों 2 से 2 कैंसिल करने वाला कोई है नहीं आप में से? कटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? यस जो आपके पास फॉर्मूला है वो ये है Q स्क्वायर अपॉन 2C, आपको वो बनाना ही बनाना है वहां पे, है ना। तो Q स्क्वायर अपॉन 2C आपको ऐसे ही रखोगे, राइट, और 2 साथ में लिख दोगे, इसका मतलब 2 टाइम्स आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, तो ये आ गया 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, सो इंक्रीज 2 टाइम्स। ओके बेटा समझ आ गई बात। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, बैटरी डिस्कनेक्ट की तो चार्ज कांस्टेंट हो गया, चार्ज कांस्टेंट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गई,
ठीक है, कैपेसिटेंस भी सेम होना था कि उस एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, लेकिन क्योंकि डी चेंज हो गया तो कैपेसिटेंस चेंज हो गई। पोटेंशियल एनर्जी, अगर कैपेसिटेंस चेंज ना होती तो आंसर सेम आना था, अगर वो डबल वाला केस ना डालता। ठीक है, क्योंकि उसने डाला तो ये भी चेंज हो गई। क्यू नहीं चेंज हुआ लेकिन सी चेंज हो गया। ठीक है, चलो फिर से यही क्वेश्चन। और अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखते हैं ये आप कितना सॉल्व कर सकते हो। पहला पार्ट, पहले पार्ट में याद क्या करना है हमें, बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, क्यू रिमेन सेम। पहले उसको हमने चार्ज किया बाय द बैटरी से किया, तो बैटरी की कोई वोल्टेज तो होगी ना, लेकिन हमें उसके बाद क्या किया, बैटरी गेट्स डिस्कनेक्टेड। तो पहली बार एज बैटरी गेट्स डिस्कनेक्टेड, चलो एक चीज तो हो गई यहाँ पे, सो क्यू रिमेन सेम। अब ये आपको याद रखना है, ये भूलनी है चीज जो मैं करवा रहा हूँ, क्यू रिमेन सेम। ठीक है, चलो जी अब ये नेक्स्ट करो, आप कैपेसिटेंस के बारे में करो। और ऐसे मत लिख के मुझे आपको वो बताना है कि आपने कौन सी इक्वेशन से प्रूव किया। ऐसे मत करना कि हाँ जी कैपेसिटेंस बढ़ गई, इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। आपके सामने हिंट पड़ा हुआ है, बस फिल कर दी, उसका मतलब होता है पूरी कर दी। वो थिकनेस टी वाला हिसाब नहीं है, पूरा मतलब डायलेक्ट्रिक पूरा डाल दिया ना उसमें। स्पेस फिल का मतलब ये होता है कि जितनी स्पेस थी दो कैपेसिटर के बीच में, उस पूरे में डायलेक्ट्रिक डाल दिया। तो आप वो छोटा सा थिकनेस वाला आपका फैक्टर कंसिडर में नहीं आएगा, पूरा डाल दिया तो मतलब पूरी वैल्यू जो के होती है वो जाएगी। वो टी माइनस डी वाला केस नहीं आएगा, कुछ भी डी माइनस सी वाला नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ, तो फिर वो जो क्या कह रहे हैं, नहीं जब टी इक्वल टू डी हो जाएगा तो के, हाँ के क्या कर रहा है, इंक्रीज करवा रहा है ना, तो वो स्पेस भी वो उसको डबल भी तो किया अपने ना, आपने पहले प्लेट को। नहीं नहीं वो नहीं वो ये समझ लो कि दोनों कंडीशंस करने के बाद पूछ रहे हैं आपको क्या होगा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप ये समझ लो कि पहले पहले उसको डबल किया, सॉरी पहले उसको बढ़ाया तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई, फिर डायलेटेड डाल दिया तो आप कह रहे हो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज कितनी, तो वो तो पहले डिक्रीज नहीं हुई थी, अब आप कह रहे हो इंक्रीज हो गई, तो फिर तो वो वहीं पे वहीं आ गई दोबारा, लेकिन वो वहीं नहीं आएगी। आप इसको ऐसे मत सोचो कि पहले उसने ये किया, मैं पहले वो कुछ भी पहले वो डायलेटेड डाल दे पूरी स्पेस में, फिर बड़ा कर दे। मतलब कि कहने का मतलब जब उसने प्लेट्स में सेपरेशन की है तो उसने पूरे में डायलेटेड डाली हुई है, दैट्स इट। अब डाइलेक्ट्रिक कह रही है कि कैपेसिटेंस को बढ़ना है, स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स कह रहा है कि कैपेसिटेंस को घटना है। बताओ क्या होगा। यस दिस इज द आंसर। देखो बेटा, आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे लिखा था 1 <k <2। अगर आप c की वैल्यू निकालते हो, c होता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, ये होता है। अब आपने d को डबल कर दिया, तो अब आप d को डबल करने वाले हो और आप ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक भी डालने वाले हो k। और k की वैल्यू कितनी है, क्या डबल है, कितनी है, डबल से कम है, 1 <2, 1 और 2 के बीच में है, बिटवीन 1 और 2। तो k अगर 2 होता तो फिर k ने ट्वाइस कर देना था, है ना, लेकिन k ने ट्वाइस नहीं किया, ट्वाइस से कम किया, जो भी किया बढ़ाने की कोशिश की, इसने पूरा ट्वाइस किया, राइट। तो d का इफेक्ट ज्यादा है, k का इफेक्ट कम है। इज इट ओके? अगर k की वैल्यू 2 होती ना पूरी की पूरी, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2 बड़ा 2 यहाँ पे वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो c पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन अब क्या हुआ, d इज डबल्ड, k इज बिटवीन 2 d 1 and 2, देयरफॉर इफेक्ट ऑफ d इज मोर, इफेक्ट ऑफ डी इज मोर, इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आपके पास होना तो यही था कि C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, बट क्योंकि D का इफेक्ट ज्यादा है, सो एज D इज डबल्ड बट K इज नॉट, but K is not twice, therefore
सी, तो ये डबल हुआ तो ये बढ़ा तो सी डिक्रीजेस। तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि सी कितना डिक्रीज होगा, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता के की कितनी है, पर इतना श्योर हो गया कि सी डिक्रीज जरूर करेगा। यही इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, गुड। तो ये हो गया हमारे पास। सेकंड आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, ये तो इजी वन है, फॉर्मूले के हिसाब से चलना है हमें, बस अपना दिमाग मत लगाओ। कैसे, हाउ कैन यू से दैट? ई का फॉर्मूला क्या होता है, आप सोचो तो, अब कैसे बताओ? ओके, आ गया, लो जी, क्यू कौन है? हाँ हाँ हाँ, वो भी कांस्टेंट है। मैं आपको ना, जब मैं कोई बात कहता हूँ उसको बड़े ध्यान से सोचा। मैंने कहा था जहाँ पे आपको एप्सिलॉन नॉट नजर आ गया ना, उसको उसको साथ में सोच लिया करो यार, कहीं के तो नहीं साथ में आना, डायलेटरी तो नहीं पड़ा हुआ कहीं पे, राइट? जब एप्सिलॉन नॉट आ गया तो के एप्सिलॉन नॉट भी आ सकता है, अगर डायलेक्ट्रिक पड़ा हो, नहीं तो एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर डायलेक्ट्रिक आ गया तो के आ जाएगा। तो हमारे पास डायलेक्ट्रिक है, तो आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, उसको डबल किया, उससे कोई फायदा नहीं, डी को हमने डबल कर दिया, डजेंट मैटर, लेकिन आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक का फर्क यहाँ पे आ गया, अपॉन ए इंटू के एप्सिलॉन नॉट। बस उसके आंसर समझ में आ गया। तो क्योंकि यहाँ पे के आ गया तो ये जो वैल्यू है ये बढ़ जाएगी, और तो ई कम हो जाएगा, राइट? सो देयरफॉर ई डिक्रीजेस, कोई डाउट? डन। तीसरा पॉइंट था हमारे पास एनर्जी। चौथा पॉइंट पता नहीं, 1 2 3 4, चलो चौथा पॉइंट कर दे। तो एनर्जी फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो? क्यू स्क्वायर पॉइंट 2 सी। हाँ, एनर्जी का फॉर्मूला क्यू कौन सी कब से होता है? तो वो तो पोटेंशियल का होता है, तो पोटेंशियल है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी। तो सी हमने पहले निकाल लिया था, सी डिक्रीजेस, राइट? तो एज सी डिक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, एनर्जी इंक्रीजेस ही बोला था कि डिक्रीजेस बोला था? इंक्रीजेस, ठीक है बेटा, राइट? तो कुछ क्वेश्चंस रह गए, वो हम ट्यूसडे को करेंगे। टाइम कितना हुआ दिव्यांश? 40। ठीक है, तो मंडे को टेस्ट है, मैं आपको क्वेश्चंस जो हैं वो भेज दूंगा आज रात को या कल मॉर्निंग, ठीक है? तो आप उस टाइम पे आपको करना, कहाँ से शुरू करना है, एस.एल. अरोड़ा की सबसे पीछे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है? जब तक मैं क्वेश्चन, तो आपको मेरी वेट नहीं करनी है कि मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आप एनसीईआरटी स्टार्ट कर दो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे, उसके अलावा मैं आपको कुछ आगे जो क्वेश्चंस है वो भी कहूँगा करने के लिए। और अगर वो भी नहीं करने हैं तो डेरिवेशंस तो प्लीज़ कर ही लो। डेरिवेशंस तो देखो इसकी बड़ी सिंपल, कौन कौन सी हैं? दो तो हमने कल की थी, कौन कौन सी कल की थी? एक पोटेंशियल एनर्जी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, है ना, और सॉरी कैपेसिटेंस निकाली जब स्लैब डाल दी, और जब कंडक्टर डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, दो ये किए थे। उसके पहले हमने किया था और कौन सी की थी हमने? पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, वो हाफ सी वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, वो। और कुछ किया था, क्या किया था? और पोटेंशियल का फॉर्मूला स्टार्टिंग में ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये वाला फॉर्मूले की डेरिवेशन, ठीक है? तो 4 या 5 डेरिवेशन हैं, कम से कम वो आज रात तक कंप्लीट कर लो, और ताकि कल को आप न्यूमेरिकल्स करते रहो। एक मैं आपको छोटा सा और हिंट बताता हूँ कि मैं अपने टाइम पे कैसे मैं प्रेपरेशन करता था। कई बारी देखो आपके पास न्यूमेरिकल होते हैं ना, तो न्यूमेरिकल करने में दिमाग ज़्यादा लगता है ना, तो ऑब्वियसली थकेगा भी जल्दी, थोड़ा ज़्यादा जल्दी थक जाएगा।
तो मेरा प्रोसेस ये होता था कि मैं ना हमेशा न्यूमेरिकल और थ्योरी को मिक्स कर लेता था। जैसे कि मैंने न्यूमेरिकल्स करने, अब जब थोड़ा सा मैं थकना शुरू हो गया तो मैंने थ्योरी जो डेरिवेशंस है, एक या दो डेरिवेशंस कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर से जैसे ही फ्रेश थोड़ा सा हुआ तो मतलब जब दिमाग फ्रेश होगा तो न्यूमेरिकल, जब दिमाग थकेगा तो सोना नहीं है, रेस्ट नहीं करनी है, तब थ्योरी पार्ट। ये इसको आपको ऑल्टरनेट 2 3 4 बार करना है, जब तक आपका दिमाग अब दोनों से ही समस्या हो गया कि मैं अब दोनों नहीं कर पा रहा हूँ, फिर आप रेस्ट करोगे। नहीं तो अब ये अच्छा, फिर क्या करोगे, जैसे मान लो कल सैटरडे है, परसों संडे है, आपको क्या करना होना क्या करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कल तक काफी ज्यादा न्यूमेरिकल हो जाए और डेरिवेशन तो कल तक हर हालत में हो जाए। क्यों अर्नप्रीत? अब क्या होता है, जब आप संडे को दोबारा से तैयारी करोगे तो संडे को आप न्यूमेरिकल्स करोगे, जो भी आप करने वाले हो, जो आपने नहीं किए हैं, जो आप कर रहे हो। जब आप थक रहे हो तो जो डेरिवेशंस की थी ना, उनको आप रिवाइज करोगे। देखो, जब आप कोई चीज़ रिवीजन में करते हो ना, तो आपका दिमाग थोड़ा हल्के में ले लेता है। ठीक है यार, हाँ ये तो मैंने किया था, ये तो मैंने कल पढ़ा था, ओके ओके, अच्छा मुझे समझ में आ गया, ऑब्वियसली है ना। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो दिमाग बिल्कुल फोकस करना पड़ता है, अच्छा यार कौन सा फॉर्मूला, कहाँ से, ये क्या कंसेप्ट है, वो क्या है। तो अब आप इसको मिक्स कैसे करोगे, आप न्यूमेरिकल करो और उसके बीच में थोड़ा सा जब स्लॉट, जब आप थक रहे हो तो वो डेरिवेशन करो जो आपने एक दिन पहले कर ली थी, उसको रिवीजन में लेके आओ। एक तो आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे कौन कितनी डेरिवेशन याद हुई है, ठीक है। अगर नहीं हुई है तो ओके, इट्स ओके, आपने देख ली एक बारी, लेकिन आपको ये पता लगे कि यार मुझे एक बारी और रिवीजन करनी है उसकी आगे जाके। और दूसरा ये है कि क्योंकि आपने वो रिवीजन पहले आपने एक बार डेरिवेशन कर ली थी तो आपको ईजी लगना शुरू हो गया। तो ये अगर आप ठीक समझो तो आप ऐसे भी स्टडी कर सकते हो, दोनों को मिक्सअप करके आपका टाइम भी नहीं खराब होगा, डेरिवेशंस भी हो जाएंगे, न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे और रिवीजन भी साथ में होनी शुरू हो जाएगी। और रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप न्यूमेरिकल कर रहे हो ना बेटा, या फिर जो आप डेरिवेशन कर रहे हो, उसमें ना आपकी अपनी मर्जी है आप क्या करना है। जैसे कोई बंदा क्या करता है, रफ कॉपी में या पेन से अलग से लिखना शुरू करता है, पेज नंबर दिस, ये वाला क्वेश्चन, ये डेरिवेशन, मतलब ताकि आप यार ये वाली नहीं हुई है मेरे से, अच्छा तो इससे पहले आप वो भूल जाओ कि मैंने कौन सा रिवाइज करना था, आप साथ में 2 मिनट भी नहीं लगते, कॉपी लो और फटाफट लिख दो, अच्छा यार ये डेरिवेशन मुझे दोबारा से करनी है, ये वाला मुझे करना है, ये वाला प्रॉब्लम नंबर 25 पेज नंबर दिस, ये दोबारा से करनी है। ये रिवीजन इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये कहता हूँ कि आपके से 2 टॉपिक छूट जाए तो छूट जाए, रिवीजन नहीं छूटनी चाहिए। कोई चीज़ आपने नहीं पढ़ी, वो एग्जाम में आ गई, उसका आपको गिल्ट फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग कहेगा यार छोड़ यार, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था ये। लेकिन जो पढ़ा था नवप्रीत, जो डेरिवेशंस की थी और फिर वो भूल जाएं, उसका गिल्ट फैक्टर बहुत बड़ा होता है। कहता है यार मैंने टाइम भी दिया, 2 घंटे भी लगाए, फिर भूल गया। वो नहीं भूलना, जो आपने पढ़ लिया ना बेटा, उसकी रिवीजन इतनी बार होनी चाहिए कि वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। जो नहीं पढ़ा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो नहीं पढ़ा, नहीं टाइम लगा मुझे, लेकिन रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोशिश करो ऐसे करने की।